शिक्षा कॉफी विद जीडीआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं श्री पंकज श्रीवास्तव सर। सब लोग स्वागत करेंगे तालियों के साथ। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव। मेरे पिताजी झांसी नगर निगम में जॉब करते थे। हम 2 भाई 2 बहन हैं। मैं 12th यहीं से की ही तालबेट के मर्दन सिंह इंटर कॉलेज से, और इसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए 2001 में मैं भोपाल चला गया। और भोपाल में मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है एक पोस्ट, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम नगर पंचायत में इसमें होता है ये, उसका मैंने एक डिप्लोमा किया। आप में से कई लोग इस बात से गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ उस चीज़ से कि हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है। हमारे दोस्त ने वो कर लिया, हमने चलो वही कर लिया, लेकिन सिर्फ कोर्स ही किया, कभी उसमें हमने अप्लाई नहीं किया उस चीज़ के लिए। फिर हमने उसके बाद भोपाल से ही अपनी पढ़ाई की। साइंस साइड से रहा हूँ मैं स्टूडेंट। CBZ केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैथ्स मैंने 10th तक ही पढ़ी थी। फिर हमने तैयारी की वहीं भोपाल में अच्छी कोचिंग में। और कोचिंग में जाने के पहले तो यही एम रहता है कि भाई जॉब करना है, टेस्ट निकालना है, ऐसा करना है, वो करना है, फैमिली के लिए करना है। और पिताजी का भी ड्रीम था कि भाई तुम्हारी कोई अच्छी जॉब लग जाए, खासतौर से रेलवे में उनको बड़ा अच्छा था कि हमारी जॉब लगे। तो मैंने प्रयास भी किए इसके लिए कुछ दिन। 3 बार मैंने रेलवे का एग्ज़ाम क्रॉस भी किया। कोचिंग करते करते फिर मुझे ये लगा कि मेरे जो सर पढ़ाते थे बड़े ध्यान से मैंने उनको पढ़ा। मैंने किताबों के साथ साथ सर को भी पढ़ा। मैं उनको रोज़ याद करता हूँ, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते थे। और इसके बाद हमने देखा कि इनके माध्यम से कितने लोगों का भला हो रहा है। वहीं फिर मैंने यू टर्न ले लिया। जॉब नहीं करना है, हमें नौकरी नहीं करना है, जीवन हम एक बार मिला है, अपने लिए तो सब जीते हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। सेकेंड चीज़, अगर हम चाहते तो भोपाल में भी हमें काफ़ी लेटर है सेटअप पूरा कर सकते थे, अच्छी कोचिंग डाल लेते। फीस भी ज़्यादा मिलती है, बच्चे बहुत आते हैं शहरों में। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ 800-900 स्टूडेंट थे, एक बैच में कम से कम 300 बच्चे बैठते थे। तो लेकिन जब छुट्टियों में तालबेट से मुझे शुरू से बहुत लगाव रहा है। होम सिकनेस कह सकते हो आप इसको, कुछ लोगों में होती है, हमें भी है वो। घर से लगाव, मोह नहीं खत्म हो पाता घर से। तो छुट्टियों में हमें टाइम मिलता था, हमने ट्रेन पकड़ी, पठानकोट पकड़ी और आ गए। 2 दिन का भी टाइम मिला। और यहाँ आके देखते थे कि यहाँ माहौल ही नहीं है, कंपटीशन क्षेत्र में रेगिस्तान है। तब ये भी मेरे पिताजी की ही एक सलाह ही कह सकते हैं, उनकी ही देन है कि आप तालबेट में ही कोचिंग पढ़ाओ। 2 फरवरी 2009 से मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, तब से फिर। सर, जैसा कि सभी विद्यार्थी लगभग अभी 12th कर चुके हैं और कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी कुछ ना कुछ डिग्री कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सब पढ़ाई के दौरान कुछ समस्याएं आपके लिए आई होंगी जो आपको लगता है कि नॉर्मल समस्याएं हैं और अभी के विद्यार्थियों को भी आने वाली है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और कैसे आप समाधान करते थे उनका? कैसे आपको मोटिवेशन मिलता था उस समय? आपका जो लास्ट वर्ड था मोटिवेशन, ये वर्ड तो टिल डेथ आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन तो सभी को पड़ता है, हर एज में, हर तरह का। लेकिन अब इसको आप गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या कुछ भी कहो। ऐसा नहीं कि मेरा घमंड या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सका कभी। मैंने खुद को मोटिवेट किया है। इरादे कमज़ोर मत होने दो, आपको कोई किसी काम में पीछे नहीं कर पाएगा। समस्याएँ तो पढ़ाई में आती हैं, खैर आप सही कह रहे हो, थोड़ी-सी चाहे आर्थिक हों या सामाजिक हों, कुछ भी हों। तो समस्याएँ तो रही हैं, क्योंकि जब तक यहाँ रहे तो तालबेहट में समस्याएँ आज भी हैं। बड़ी समस्या है बिजली की। अगर एग्ज़ाम भी है, हमने लालटेन में, उस टाइम नहीं थे इन्वर्टर घर में, तो हमने लालटेन में 10th के एग्ज़ाम दिए हैं अपने घर में, लैंप की लाइट में पढ़ के, रात-रात भर जग के। हम थे 2G के युग में, जब 2G चलता था। आजकल बच्चे 4G से 5G में आ गए हैं, तो मोबाइल से भी काफ़ी सुविधाएँ मिल जाती हैं। पहले टॉर्च भी चाहिए थी, तो भैया टॉर्च में अगर सेल नहीं है तो वो टॉर्च भी बेकार हो जाती थी। अब तो सबके पास मोबाइल में कम से कम टॉर्च है ही। हर दिन जागने से लेके और सोने तक समस्याएं होती हैं, हर घड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे यही शिक्षा हमें सिखाती है। बताया कि 12th के बाद एक समस्या होती है, क्या करें क्या ना करें, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनें। तो ये समस्या सबको रहती है, यहाँ तो मुझे भी थी। तो मैंने सोचा भैया ने मैथ करी है तो हम भी मैथ कर लेंगे, और उसके बाद भैया UPSC कोचिंग कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, तो उसी में चले गए। लेकिन उसके बाद सर कैसे 10th के जो बच्चे हैं अभी 12th के देखेंगे तो उन्हें कैसे वो अपना मन बनाए कि क्या करना चाहिए। अब 12th तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 9th या 10th में बच्चों को लगने लगता है कि हमें क्या करना है। सेकंड चीज़, यदि पढ़ाई में मन नहीं है, स्पोर्ट्स में है, तो अपना बेस्ट दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। या आपको लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, हमें जाना है मार्केटिंग लाइन में, तो आप MBA कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा माइंड है टेक्निकल, तो आप टेक्निकल लाइन लीजिए। जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं आप वो काम कीजिए। आप किसी के भाई भीड़ का हिस्सा बनोगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। आपको जहाँ इंटरेस्ट है आप वो काम करो। अगर
थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ में ना आए तो उसको साइड में रख देते हैं, जबकि मैथ इम्पोर्टेंट तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें सर कैसे बनाए रखें कि वो उसमें समझ में भी आता रहे और आगे पढ़ें भी। मैंने कोचिंग की पहली बार भोपाल में, पूरी कोचिंग कर ली हमने। जीके बड़ा अच्छा लगा, रीजनिंग में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैथ सब ऊपर से निकल गई। हमने दोबारा कोचिंग ज्वाइन की वहीं, फिर हमने क्लास नहीं की, हमने सिर्फ मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाए। विभिन्न संस्थान तालबेट में खुले हुए हैं और समय के साथ साथ खुलते भी जा रहे हैं। लोग अपना एडवर्टाइज भी विभिन्न तरीक़ों से करते हैं कि हम ये यूनिक दे रहे हैं, कि ये बहुत बढ़ के चढ़ के दे रहे हैं, स्मार्ट चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है विश्वास जो है वो श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर पर ही करते हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं, शायद 12th के विद्यार्थी को सुन रहे हों, वो कैसे इसका चयन करें कि बेहतर कोचिंग में कैसे पढ़ें। यदि आपने विद्यार्थी का मन पढ़ लिया तो आपने उसका भविष्य निर्धारित कर दिया। इसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हो आप, या फिर ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। स्टूडेंट्स जब मेरे पास चल के आता है तो मैं ये बोल देता हूँ ये क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। सेकेंड चीज़ एक और है कि यदि स्टूडेंट कहीं भी पढ़े, ऐसा नहीं मेरे पास पढ़े, कहीं भी पढ़ सकता है, फ्री है। बस ये है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपके टॉपिक्स है, वो आपको अच्छे से क्लियर जहाँ हो रहे हो आप वहीं पढ़ें। डेमो क्लास आप ले सकते हो कहीं भी, ऑनलाइन उनके लिए बेहतर है जिनका बेसिक बहुत अच्छा है, वो उसे कैच कर सकते हैं। और जिस संस्थान में अभी आप पढ़ें, लेकिन अपना सिलेबस, अपने टॉपिक्स आप पूरे क्लियर करके पढ़ें। विद्यार्थियों के लिए सर आप गॉड गिफ्ट हैं तालबेट में। वास्तव में विद्यार्थी जब क्वालीफाई होके किसी चीज़ में सिलेक्शन पात के जब वो तारीफ़ करते हैं तो उनकी तारीफ़ जो होती है वो दिखावटें नहीं होती है, दिल से तारीफ़ निकलती है कि अगर सर का मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो शायद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाता। मैं मानता हूँ सर कि सिलेक्शन में विद्यार्थी का खुद का मेहनत होता है, लेकिन सर एक मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा अपना सार निभाता है सब चीज़ में। बिना मार्गदर्शन के तो शायद अब विद्यार्थी भले ही कोई रास्ता तय कर ले या लक्ष्य तय कर ले, लेकिन वहाँ तक का रास्ता तो उसको जब तक नहीं पता चलेगा तब तक तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा, मुश्किल ही नहीं है। तो वो रास्ता बताने का जो आप मार्गदर्शन का काम करते वो बहुत बड़ी बात है। कि विद्यार्थी सफल होता है तो वो विद्यार्थी के साथ साथ मेरी भी सफलता है। और यदि किसी एक घर में एक जॉब लग जाती है तो उसकी कम से कम 2 पीढ़ियाँ अच्छी हो जाती हैं। जब वो जाते हैं यूनिफॉर्म में तो उनके घर में, उनके गांव में, उनके रिश्तेदारों में फिर बस वही होते हैं सब जगह, हर जगह। अपने लक्ष्य के साथ में अपने माता पिता की खुशी, अपने परिवार का जो सुरक्षा की जो भावना है वो होना चाहिए। विद्यार्थी सफल वो होता है जो त्याग करता है। सफलता सिर्फ तपस्या से मिलती है। तपस्या से मतलब कि हम हिमालय पर चले गए वो नहीं है, वो तो अपने दायित्वों से कुछ लोग विमुख होकर चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। सफलता मतलब वो है कि आप तपस्या कीजिए, त्याग कीजिए। आप आज आप त्याग करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति यदि आपका आकर्षण होता है उसको त्याग करेंगे, अपनी नींद का त्याग करेंगे, अपने आराम का त्याग करेंगे, तो आज आप जितना भी त्याग करोगे आपको कल उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। मैं ये सब ये सोचता हूँ कि ये खुशी तो ठीक है, क्योंकि मेरी खुशी इतनी ज़्यादा है कि एक स्टूडेंट के या 2 स्टूडेंट की सफलता से वो पूरी नहीं हो पाएगी। अभी मुझे 14 साल हो रहे हैं, 2 फरवरी को 14 साल हो जाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। को जो मेहनत करी वो चयन हो गया, तो इससे मोटिवेशन के रूप में फिर आप क्या करते हैं? बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उसमें और गति मिलती है? सबसे पहले तो क्या है, स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका मैं ऑडियो या वीडियो सभी स्टूडेंट्स को भेजता हूँ ग्रुप में। उसे मैं कोचिंग में बुला के सारे स्टूडेंट से उनकी मुलाकात भी कराते हैं, उनने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किस तरह से सफलता प्राप्त की। सभी का अलग अलग दिमाग है। सफलता 100 में से 100 को तो नहीं मिल रही है, जिनको मिल रही है वो उन 99 को आकर ये बताएंगे कि हमने कैसे सफलता प्राप्त की। स्टूडेंट आजकल जो है अगर विफल होते हैं तो हमें लगता है 2 ही कारण उनके हैं। एक तो प्रॉपर दिनचर्या नहीं रहता है और दूसरा संगत खराब हो जाती है। तो ये 2 विषय पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको जिन लोगों के साथ देखा जाएगा आप भी वैसे ही कहलाएंगे। सेकेंड चीज़, यदि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे भी हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उनकी संगत अच्छी नहीं है, तो वो आज कहीं ना कहीं सफलता नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एम है वो 80% तो वो कर रहे हैं, 20% उनकी संगत की वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो मत रहो किसी के साथ। मेरा कोई भी बहुत खास दोस्त नहीं है, जानता बहुत लोगों को हूँ, दोस्त हैं, लेकिन मेरा खास दोस्त कोई नहीं, मैं खुद ही का दोस्त हूँ यार। अपने काम से नहीं है फुर्सत। सेकेंड चीज़, संगत किसकी करें? जितने भी हमारे दोस्त हैं सब आज कहीं ना कहीं जॉब में हैं, बड़े अच्छे सब सेटल हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे थे। तो संगत अच्छी होना चाहिए। दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका दिन अस्त व्यस्त है तो आपका कैरियर भी अस्त व्यस्त रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या
सुबह उठने से लेकर सोने तक सेट करनी चाहिए। तो हमारे पिता माता हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग संडे मनाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो महिलाएं काम कर रही, माता जी, वो कभी संडे नहीं मनाती। उन्हें संडे को और ज़्यादा काम रहता है, स्पेशल डिश बनानी पड़ती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो वो भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही जिम्मेदारी होती है लाइफ की। सर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अगर अपन कोई बड़ा करने की सोचते हैं, ठीक है, तो अपन को जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो अपन को उनसे तो अपन लड़ लेते हैं, लेकिन जो अपन के फैमिली के लोग होते हैं उनको नहीं लड़ पाते, वो अपन को डिमोटिवेट कर देते हैं। चाहे फैमिली के हों चाहे सोसाइटी के लोग हों, आपको उनको विश्वास, फैमिली वालों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि भाई उनसे तो विश्वास में लेना पड़ेगा। उनको आप यकीन दिलाएं कि आप मुझ पर भरोसा करो, मुझे टाइम दो और मैं ऐसा करके आपको दिखाऊंगा। बाकी यही है। तो अगर फैमिली वालों को शायद ये लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उनको विश्वास दिलाएं कि बाकी जो सोसाइटी वाले हैं उनकी चिंता मत करो, वो तो खैर कहते ही रहेंगे। अगर आपका जो विजन है वो क्लियर है और आप उसके प्रति बिल्कुल स्पष्ट हैं और आपको इतना है कि आप कर लेंगे उसको क्लियर, तो हमें नहीं लगता कि आप फैमिली एक लिमिट तक आपको रोकेगी। फैमिली हो या समाज हो, एक लिमिट रहता है उनका, वहाँ तक रोकती है। उसके बाद जब आपका विजन इतना स्ट्रांग हो कि उस लिमिट को आपने क्लियर कर लिया, अगर उस लिमिट तक पहुँच गए, उसके बाद भी आपका विजन वही रहा, तब आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको लगता है फैमिली नहीं रोकेगी तो हम क्लियर कर लेंगे, फैमिली नहीं रोकेगी तो वो जो लिमिट फैमिली का है वैसे लिमिट आपको कई जगह स्टेज मिलने वाले हैं। और अगर फैमिली ने शुरू में रोक लिया और आप रुक गए उस वजह से, तो समझ लो कि आपका विजन था ही नहीं रियल। अगर आपने फैमिली के विरोध को क्लियर कर लिया तो आप समझ लो कि जितने भी विरोध होने वाले हैं आगे, वो सारे क्लियर कर लेंगे आराम से। जैसे कि MS धोनी है, वो अपनी फील्ड को छोड़ कर गए, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे कि आप हैं कि जब भी आप कंपटीशन पढ़ाना छोड़ेंगे तो तालमेल में शायद है कि आपकी जगह कोई ले सके। तो सर वो किंग मेकर वाली थिंकिंग कहाँ से जाए, मतलब वो कैसे डेवलप कर? आपका मनोबल हमेशा ऊपर रहे। सफल व्यक्तियों से मिलिए। आपने कहा MS धोनी के बारे में, बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। हम लोग देखते हैं कि बड़ा पैसा है और ऐसा वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत मेहनत करते हैं। जो ओलंपिक्स में जाते हैं उनकी दिनचर्या आप देखेंगे, बहुत मेहनत करते हैं। वो 4 साल बहुत मेहनत करते हैं 20 मिनट के केवल एक रेसिंग के लिए। अपना पूरा दिनचर्या तैयार करो, किसी से कोई मतलब मत रखो ज़्यादा। किंग मेकर सफलता मिलते ही बन जाते हैं। ये दौर आधुनिक तरीके से या हर तरीके से बहुत पीक पे चल रहा है। पहले जो समय था उस समय अत्यंत सुविधाएं नहीं मिल पाती थी पढ़ाई के लिए, और आने वाले समय में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि उस समय भी दौर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर ने पहले ही बात करी जैसे संगत का और दिनचर्या का। दिनचर्या हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। संगत का क्या था, पहले अगर संगत आपको करनी है, जैसे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी थे 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी आप संगत, अगर अच्छी संगत चाहिए तो किसकी संगत करते? पड़ोस में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, गांव में पढ़ रहा होगा या शहर में पढ़ रहा होगा, उन्हीं की संगत करेंगे ना। आज अगर आप किसी की संगत करना चाहते हैं तो आपके पास इतना अच्छा समय है कि आप अगर संगत करना चाहते हैं, आपने बोला स्पोर्ट्समैन, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो MS धोनी की भी आप संगत कर सकते हैं। आज कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं? ट्विटर, फेसबुक, हर चीज़, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इतना है। जैसे आप कोई सिंगर है या डांसर है तो आप लोग अपने पड़ोस की या गांव की संगत करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे जो सुप्रीम इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो सिंगिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं, उनकी संगत कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो यकीन मानो, आप वास्तव में संगत करके देखो। अपने फील्ड के जिस भी फील्ड में आप, कंपटीशन फील्ड में है, डांसिंग फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में, जिस भी फील्ड में है, आप अपने फील्ड के 5 लोगों का चिन्हित करो। जो टॉप लेवल के 5 लोग हैं, इंडिया लेवल के चूज कर लो या इंटरनेशनल लेवल का एक आध चूज कर लो, और उनकी संगत करके देखो। 1 महीने में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट विफल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव अपने मन को कैसे रखें? आप ये देखो कि आप कितने दूर से रह गए हो। यदि आप आसपास से रह गए, इसका मतलब कि आप लाइन में हो, नंबर पे हो, आप बस लगे रहो। और फिर आप कंपटीशन लेवल पे यदि हो तो कई बार फेल होना है, पास बस एक ही बार होना है। एक बार पास हुए अंदर तो सारे जितने भी जख्म हैं आपके बहुत समय भर देता है। जैसे सर यहाँ देखते हैं हम लोकल में कि लड़की जा रही है तो कमेंट पास कर देना, किसी हैंडीकैप्ड को देख के हल्की बात कर देना, तो सर ये सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम दिखती है। किसी लड़की के जाने पर यदि कोई बॉस कमेंट करते हैं तो इसका मतलब तो मैं ये समझूंगा कि उनके शायद बहन घर में नहीं हो सकता ना हो, यदि है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कीमत नहीं करते हो मेरे ख्याल से।
यदि आप ये सोचेंगे कि हमारी बहन भी पढ़ने जाती है, हो सकता है कुछ उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो शायद ये ना करें। और इस मंच के माध्यम से मैं ये सबसे कहना चाहूँगा जो भी सुने इस वीडियो को, भाई ऐसा सोच अपनी बदलेंगे तो ही देश बदलेगा। किसी एक के कहने सोचने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है। कि आजकल बात तो फिर थर्ड जेंडर के राइट्स की भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर, लेकिन सर इसको दूर कैसे करें? मतलब ये जो सारे और लोगों के भी राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स लगते हैं, लेकिन दूसरों के राइट्स को हम ऐसे ही भूल जाते हैं। तो सर कैसे एजुकेशन के माध्यम से दूर हो सकते? साथ में जोड़ दिया जाए कि हमें महिलाओं का सम्मान, चलिए इस तरह का एक टॉपिक ऐड कर देते हैं और उस टॉपिक पर कई तरह के प्ले किए जाएं, चाहे स्कूल लेवल में हो और कॉलेज। जब बच्चे छोटे से बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाएं, ये तो एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात है। और इवन ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ जो नए लड़के हैं, यंगस्टर, मैंने देखा है कुछ जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो भी कभी कभी इनमें लिप्त रहते हैं। कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, ऐसे भी रहते हैं। तो ये केवल शिक्षा में यदि इसको ऐड कर दी जाए। सर हमें लगता है कि कंपेयर वाई बॉयज़ के गर्ल्स जो फीमेल होते हैं वो सारी चीज़ों को बहुत सिंसियरली लेते हैं। किसी भी काम को लेके, चाहे घर का काम हो चाहे जी, पढ़ाई जी। हो, सिंसियरली बहुत लेते हैं। तो ये लोग अगर सर थोड़ा सा करना चाहे सेल्फ डिफेंस के ऊपर थोड़ा करने, तो उसको भी ये कर सकती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस पे अगर गर्ल्स ने कर लिया है तो इस पे फिर उनको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने से किसी ने कमेंट किया और वहीं अगर आप इतना सक्षम होती हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए जानती हैं, अगर आपने भी उस पर उल्टा कमेंट कर दिया या फिर खींच के एक तमाचा दे दिया, तो वो दोबारा 4 लोग और देख के कमेंट करना भूल जाएंगे। सर ऐसे हमें लगता है कि जो लोग कमेंट करते हैं या होते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं से शिक्षा से दूरी होती है, इनके गैप बना होता है। शिक्षित जो होते हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग एजुकेशन को समझने लगे और फॉलो करते हैं। और शिक्षा हमें सिखाती है, उनको डर लगता है। जैसे शिक्षित जो विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहे हैं, लोकल के अगर हैं तो लोकल में पढ़ने जा रहे हो। अगर ये बात सर तक पहुंच गई तो कोई भी शिक्षक उस चीज़ को बढ़ावा देगा नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कभी कमेंट का हमें लगता है कि बहुत ही कम होंगे तुलना में। सेल्फ डिफेंस को प्राथमिकता दीजिए, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अगर एक लड़की ने सर सेल्फ डिफेंस जानती है और दूसरी नहीं भी जानती, तब लोग उसको भी कमेंट करने से फिर डरेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये भी खींच के मार दे तमाचा। तो विशेषकर आप लोगों को बस 2 चीज़ें देना है। एक तो गार्जियंस को ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा गर्ल्स को भी सेल्फ डिफेंस होना है, तीसरा कि आप लोग जितने भी लड़के आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो उसको बढ़ावा ना देकर उसका विरोध करें। यही शिक्षा सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य आपका कहीं चयन होना नहीं है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आप IAS बन गए या पुलिस में चले गए तभी किसी की सुरक्षा करेंगे। आप एक स्टूडेंट के नाते भी आपके कुछ दायित्व बनते हैं, उन दायित्व को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमें लगता है शिक्षा का उद्देश्य आपका यहीं सफल हो जाएगा। कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सर उसमें ये होता है कि सर अपना गोल भी देखना है और घर वालों का भी देखना है। तो सर ऐसे में कैसे मेंटेन करें सर कि घर का भी मतलब घर वालों की मर्जी भी चले और सर अपना गोल भी मतलब मेंटेन कर सके? घर देखने से मतलब आपका अर्निंग से है, इसी से है ना। हाँ, तो बस ये है कि आप साइड में कुछ ऐसा करें जिससे आप कुछ घंटे काम करके या कुछ ऐसा करके अपना घर की तरफ भी ध्यान दे पाएँ, भाई वो भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। सेकंड चीज़ देखो, जिनकी स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, ऐसे कई लोग रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैं या अब्दुल कलाम जी हैं, तो उन्होंने पहले अखबार मार्टे, फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की। ऐसे कई लोग रहे हैं। बिजली के खंभे के नीचे बैठ के लाइट में पढ़ाई की है। ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो बाद में जाके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या बने हैं। घर वाले आपका अगर सहयोग नहीं करते हैं किसी विजन में या किसी भी चीज़ में, तो आपकी जिम्मेदारियां वहाँ डबल हो जाती हैं। एक तो आपके विजन को क्लियर करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपको आपके कार्य में इतनी स्पष्टता आ जानी चाहिए कि अब आपको वहाँ पे असफल होने का कोई ऑप्शंस नहीं बचता है। अगर आप सफल होते हैं, आपका विजन क्लियर है, तब आप घर वाले मान जाएंगे, सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो घर वालों को पहले ही से ये दिख रहा होता है कि आप असफल होंगे, इसीलिए वो विरोध करते हैं। या तो आप उस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, या फिर उसको इस तरीके से करिए कि सफल होना ही है, तब आप घर वालों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विजन क्लियर हो और 100% श्योरिटी हो कि ये बहुत सही चीज़ है और इसमें हम 100% क्लियर हो गए ही, तो घर वाले दुश्मन किसी के नहीं होते। और ये बात भी यकीन मान, अंत में सहयोग जो मिलेगा आपको परिवार से ही मिलेगा। होती है कि कंपटीशन का जो क्षेत्र है
तो ऐसा है, यदि आप एक बार इसमें आ गए तो वापसी का इसमें कोई रास्ता नहीं होता। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। बाकी ये है कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप को आप टाइम दीजिए कि मुझे इतने टाइम में 1 साल या 1.5 साल में मुझे ये करना है। यदि ये नहीं हो पाता है तो उसे आप फिर पूरी तरह से ना छोड़ो, पार्ट टाइम में कर सकते हो फिर उसको, क्योंकि आपका लेवल यदि बन जाता है तो आप पार्ट टाइम में भी कर लोगे। बाकी ये है कि कम से कम साल 2 साल तो आपको रेगुलर अच्छे से करना ही पड़ेगा। अगर टाइम से वैकेंसी नहीं आती है, टाइम से आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, रिजल्ट साल भर तो आराम से लग ही जाता है इन सब चीज़ों में। यदि आप कंटिन्यू हो तो श्योर है कि आपकी नौकरी लगनी ही है। सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विद्यार्थियों को श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर के बारे में परिचय थोड़ा करवाएं विद्यार्थी। सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। सेकंड चीज़, मैं थोड़ा सा लेवल डाउन नहीं करता हूँ पढ़ाई का, क्योंकि आपको कम से कम 1000 स्टूडेंट को पीछे करने की कैपेसिटी अपने अंदर लानी होती है। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि 30-40 लाख फॉर्म भर जाते हैं किसी भी एक वैकेंसी के आने पर। इससे आराम से 20 दिन या 1 महीने में अच्छा हो जाता है। यदि नहीं होता है तो माने आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। मेरी गारंटी है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी नौकरी लग जाएगी, गारंटी मैं ले रहा हूँ सबकी गारंटी। लेकिन जितना हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा आपको। संजीत का SSC GD कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, 21 तारीख को इनकी ट्रेनिंग है। संजीत की साइंस या मैथ इतनी अच्छी है, शायद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करे। कुछ लड़कियां भी कोचिंग में आती हैं, उनका करंट इतना गजब का है, इतना अच्छा वो पढ़ते हैं कि शायद उम्मीद ही नहीं कर सकते हम। और सब वो कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र से ही है। तो समझे कि हम गांव के, हम ग्रामीण हैं, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी प्रतिभाएँ हैं हमारे क्षेत्र में कि बस केवल उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और स्टूडेंट खुद मेहनत करता है, बाकी मेरा कुछ खास रोल नहीं रहता है उसमें। तो ये कहूँगा स्टूडेंट की मेहनत है। मेरा तो कई सभी से एक ही जैसा कहना है कि आप भी यही करें, आप भी यही करें, लेकिन जो कर लेगा उसकी सफलता निश्चित है। जूनियर या प्राइमरी जो बेसिक आपकी शिक्षा रही है वो किस स्तर से रही है और क्या माहौल रहा है आपका पालन पोषण वाला, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं रही है। तालबेहट का प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ से पढ़े हुए हम, ठीक है, और हम उस माहौल में पढ़े हैं। घर से हम अपने बैग में कुछ रख के ले आते थे, वहाँ रख के बैठ जाते थे। इसके बाद फिर मर्दन सिंह, तो मर्दन सिंह में पढ़े। मर्दन सिंह का माहौल रहा तो फिर क्रिकेट बहुत खेले हैं। हाँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट रहा वो स्कूल की पढ़ाई में कुछ खास नहीं रहा। बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपर नहीं रहे हैं, मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर गया तो मैंने देखा कि बच्चे कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल ही नहीं था पहले, अब हो गया है। मुझे लगा ऐसा कि अरे हम तो बहुत पीछे थे यार, हमें तो मतलब कुछ करना चाहिए। और वहाँ जाके मुझे ऐसा भी लगा कि जो शिक्षक हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने इस विद्यार्थियों के साथ में। जहाँ मैंने कोचिंग की वहाँ मैंने 3 महीने पढ़ा है अभी। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे वापस। फिर हमें नहीं था कि तालबेहट में कुछ करते हैं, यहाँ माहौल बनना चाहिए। आज तालबेहट में इतना अच्छा माहौल है, गली गली में कोचिंग पढ़ा रहे हैं लोग, कई तो हमारे स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं। तो ये अब ऐसा नहीं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 12th हो जाता है, किसी को भी कोई पता ही नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बल्कि 12th किसी ने अपने साथी ने ली या किसी ने बता दिया कि ये ले लो, वो स्ट्रीम चयन कर लेते हैं। ऐसे तैसे करके 12th कर भी लेते हैं, तो फिर समझ नहीं आता है कि किस फील्ड में या किस लाइन में इंटरेस्ट है, तो वो उस लाइन को चूज़ करें, क्योंकि जब तक बेहतर लाइन चूज़ नहीं करेंगे तो सफलता मुश्किल ही होती है। तो कैसे अपने लक्ष्य को चयन करें, इंटरेस्ट को पहचानें कि कैसे हम कौन सी लाइन में पकड़ सकते हैं। आप किस चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं ये आप पहले सोच लें। आप किसी SDM या DM को देख के आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना है, यदि आपको लगता है कि नहीं फलाना खिलाड़ी है वो ऐसा करता है तो हमें वैसा बनना है, फिर आप ये देख लें। अपनी क्षमताओं को देखो सब पहचानते हैं, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बस की 5 किलोमीटर दौड़ना है या हमारे बस में 6 घंटे पढ़ाई करना है, हम अच्छी दुकानदारी कर सकते हैं या हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इन बातों पे आप थोड़ा सा चिंतन मनन करें। और 12th तक बच्चे इस सक्षम हो जाते हैं इस लायक कि वो इसमें बैठ के। सेकेंड चीज़ ये भी है कि यदि आपके घर में कोई ऐसा बिजनेस है जो पहले से सेटल है और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो आप वो मत कीजिए, क्योंकि आप आगे चल के उसमें फिर सफल नहीं हो पाओगे। जॉब में इंटरेस्ट है तो जॉब किस तरह की करना है, हमें प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि हमें सरकारी नौकरी करना है, हमें तो भाई प्राइवेट नौकरी करना है, हमें बेंगलोर जाना है, IIT करना है। बिल्कुल कीजिए, बस ये है कि जो भी काम करो पूरी मेहनत से करो। अपना आप लक्ष्य ये पहचाने कि हमने 12th तक जो किया है तो हमने किस सब्जेक्ट में अच्छा किया है, आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएँ। यदि आपने पढ़ाई में अच्छा नहीं किया, आपने खेल में अच्छा किया है, तो फिर आपको खेल पर ही ध्यान देना चाहिए। और आपको लगता है कि हमारे यहाँ दुकानदारी बड़ी अच्छी कर लेते हैं हम, तो फिर आप पढ़ाई मत करो, फिर आप बिजनेस करो। हर काम अच्छा होता है, बस अपना बेस्ट दीजिए, उसमें कोई भी काम खराब नहीं होता है।
परिवार और विद्यार्थी के बीच के जो रिश्ते होने चाहिए वो किस तरीके से, माता के साथ, पिता के साथ, या बहन के साथ, भाई के साथ, कैसे किस तरीके से होना चाहिए, शिक्षक के साथ भी? परिवार जो है वो आपका प्राथमिक विद्यालय रहा है सभी का। हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है वो हमारा फैमिली है। हमें हमारे जो माता पिता हैं, जो कि इस धरती पे साकार ईश्वर का रूप है। देखो, परिवार के साथ रिश्ते होना चाहिए आपकी जिम्मेदारी वाले। आप बड़ी जिम्मेदारी से परिवार के साथ अपने रिश्ते रखें और सभी की उम्मीदों पे आप खरा उतरें। परिवार बहुत बड़ी हिम्मत होती है। जिनके पास परिवार है, जो परिवार में रहते हैं, माने बड़ी हिम्मत में रहते हैं। भले ही परिवार से हम दूर भी रहें, लेकिन उनसे हमेशा जुड़े रहो। यदि आपके यहाँ खेती होती है तो आप ये सोचो कि यदि एक मैं सरकारी नौकरी घर में लाकर दूंगा तो मेरी खेती में 4 चांद नहीं 8 चांद लग जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बोलने की कला। वेरी गुड। तो सर इसे इम्प्रूव कैसे करें? जैसे पब्लिक फियर होता है, यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट बैठे, उन्हें पूछना भी होगा लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे। तो सर ये जो पब्लिक फियर होता है इसे कैसे दूर करें? बोलने की हिचक जब तक आप में है, आप बहुत कुछ खो दोगे, कोई और आपका मौका ले जाएगा। यदि आपको वो मौका नहीं खोना है तो आपको बोलने की हिचक छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम तालाब में नहीं कूदेंगे तो कैसे तैरना सीखेंगे? हम सोचेंगे अरे हम नहीं कूदेंगे, हम तो डूब जाएंगे। तो भाई जो डूबने के लिए कूदेगा, तैरना भी वही सीखेगा। तो कोशिश तो करनी पड़ती है। सेकंड चीज़ ये भी है कि जब आप बोलते हो तो आप किसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपने शब्दों पे, अपने जो आपका वाक्य है, सेंटेंस पे आप ध्यान दो, और आपका फोकस होना चाहिए जो पूछने वाले से। कोई हमें देख के क्या बोल रहा है, और ये सोचो कि हम तो पूछ रहे हैं, तुम तो पूछ ही नहीं पा रहे हो, तुम तो बैठे हो चुपचाप। हाँ, आपको लगे कि हाँ अब हमें बोलना आ गया, तो उसको फिर कंटिन्यू कीजिए। छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। देखिए क्या होता है, दीवार जब हम बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंटें रखते हैं, तब फिर वो दीवार पूरी बन जाती है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं हम पूछ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ऐसे कई स्टूडेंट मेरे हैं जो मुझसे अकेले में बड़े अच्छे से बात कर लेते हैं। क्लास में वो मेरी तरफ देख के भी बात नहीं करते हैं। अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग। की एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, सर वो उसकी मतलब हालत बहुत ही ख़राब है ज़्यादा, जिसके कारण सर आपके पास जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ने आते हैं हम लोग जैसे, तो वो बेसिक सब लोग का उतना ठीक नहीं होता है जितना ICSE और CBSE वालों का होता है। तो इसमें सर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसा, या फिर क्या हो सकता है कि वो शिक्षा की स्थिति ठीक हो जाए? अब बेसिक यदि आपका अच्छा नहीं है तो बेसिक के लिए आप ये देखो कि आपको क्या नहीं आता है। यदि आपको प्लस माइनस नहीं आता है, डिवाइड करना नहीं आता, तो आप उस पर टाइम दीजिए। टाइम देने से ही सब कुछ मिलता है। और सरकार के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार तो अपने हिसाब से सभी अच्छा काम, हर सरकार अच्छा काम करती है अपने हिसाब से। पर ये है कि हम उसका फ़ायदा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई बच्चों, यदि हमें चाहते हैं बच्चा हमारा होशियार हो पढ़ाई में, तो फिर उसके लिए फिर अदर से भाई बच्चे ट्यूशन जाने पड़ते हैं बच्चों को। अभी स्कूल में काम नहीं चल पाता है बच्चों का। तो बेसिक अच्छा बच्चों का हो पाएगा केवल बच्चे खुद भी थोड़े से जागरूक हों। और सेकंड चीज़ कि सोशल मीडिया पे अब हर समस्या का हल मिल गया है। आपको जो नहीं आता है आप उसको तुरंत गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हो, उसका भी ले सकते हो। हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षण संस्थान है और हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा को विद्यार्थियों को देते हैं। हम क्योंकि हमारा मानना है कि सभी लगभग काम कंप्यूटर पे होने लगे हैं, और जितने जो कुछ अभी ऑफलाइन हो रहे हैं वो भी आगे चल के समय के साथ साथ सभी लगभग 100% कह सकते हैं हम काम कंप्यूटर से होने लगेंगे। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध ना किया हो। आप कहीं से कहीं तक देख लें, ज्ञान विज्ञान में देख लें, आप तो साहित्य में देख लो, या आप यदि कोई सैटेलाइट भी लॉन्च होता है तो कंप्यूटर से क्लिक करके ही होता है, वो माउस से। हर जगह है। कोई यदि मिसाइल टेस्टिंग होता है कंप्यूटर से होता है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप सारा डाटा उसमें रख सकते हैं। कंप्यूटर यदि आपको नहीं आता है, कंप्यूटर की जानकारी आपको नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ लाइफ में छोड़ देंगे। सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, और ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या है, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कंप्यूटर का ज्ञान तो 100% लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ेगा आपको। तो कंप्यूटर का ज्ञान प्लस कंप्यूटर पे टाइपिंग, ये सभी को आना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति तैयारी नहीं भी करता है तो कंप्यूटर तो उसको सीखना ही चाहिए। सेकेंड चीज़, इतना अच्छा सेंटर तालबेहट के बीच में आपने शुरू किया है, और जो कंप्यूटर सेंटर के संचालक हैं मिस्टर अचल सिंह यादव, ये खुद भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नहीं कर पाते हैं। जो लोग सोच भी नहीं पाए कि ऐसा प्रोग्राम करें, इन्होंने तो कर भी दिया। कंपटीशन की कोचिंग आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग
के लिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टाइपिंग कंपलसरी होता है कि टाइपिंग का एग्ज़ाम होता ही है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको समय नहीं होता है कि किसी जगह पढ़ने जा पाएँ, या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होती कि पैसे से कंप्यूटर ले पाएँ। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए टाइपिंग के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो है कीबोर्ड ले लिया एक, और ओटीजी के माध्यम से अपने फ़ोन में लगा सकते हैं आप लोग। फ़ोन में ओटीजी से कीबोर्ड लगा के, और फ़ोन में ऐसे कई वेबसाइट आती हैं ऑनलाइन, आप लोग डाल सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, और फ्री रहता है बिल्कुल। कीबोर्ड लगा के आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कितना सा 150 रुपये का कीबोर्ड आता है, 20 रुपये की ओटीजी आता है, 170 रुपये कोई भी अफोर्ड कर सकता है टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए सॉल्यूशन है। सभी कंपटीशन विद्यार्थियों को आप सब बता सकते हैं, और जिनको कोई समस्या आती है बाद में भी हमसे संपर्क करके इस बारे में पूछ सकते हैं। सर जैसे ज़िंदगी में कोई एम हो या फिर कंपटीशन लाइन भी हो, तो उसमें एक ऐसा वक्त आता है जब मतलब लगता है क्विट कर दें या फिर गिव अप कर दें। तो सर इस बारे में बताइए सर, कभी आपने भी इसे फेस किया है मतलब? आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बात हमारे पूरे ज़िंदगी भर की है और हमारे पूरे परिवार की फ्यूचर की बात है। जहाँ आपको लगता है कि हमें क्विट करना चाहिए, तो आप ये देख लो कि अभी तो काम अपना हो ही नहीं पाया है। क्विट करना किसी समस्या का हल नहीं होता है, खुद को ही संभालना पड़ेगा। ये टाइम सबके साथ में आता है, बहुत लोगों के साथ आता है कि हम टाइम बहुत हो गया है, अब क्या करें, अब क्विट कर देंगे। हमारे साथ वाले तो बहुत लोग निकल के हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई उसमें कमी सिर्फ हमारी ही है और किसी की नहीं है। और क्विट यदि हम करते हैं तो जितना आप आगे आ गए हो आपको उतना पीछे भी जाना पड़ेगा वापस। तो इससे अच्छा ये है कि आगे और निकलते रहो। क्विट सही कहा, लेकिन एक्चुअली क्विट करने वाला काम तो मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने कुछ दिन तैयारी की, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम करना चाहिए। जैसे लोगों को लगता है कि अब आप इतने साल के हो गए, अब कुछ जॉब करना चाहिए। हमने प्राइवेट जॉब भी की है, बड़ी अच्छी कंपनी में हमने जॉब भी की है, बड़ी कंपनी में। उसके बाद फिर शायद कुछ और ही था किस्मत में, तो फिर कंपटीशन में फिर कोचिंग स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे यहाँ कर लिया। लेकिन क्विट नहीं करना चाहिए। हर काम में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। कंपटीशन फील्ड में बहुत लंबे सालों का एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या लगता है कि पहले के जो विद्यार्थी थे वो ज़्यादा मेहनती थे कि अब ज़्यादा मेहनती हैं, और चयन प्रक्रिया में जो प्रतिशत का फ़र्क आया है वो उसमें बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो विद्यार्थी तो बहुत मेहनत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब ये फ़र्क आ गया है कि विद्यार्थियों को स्मार्टफोन से स्मार्ट स्टडी मिल जाती है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या विचार है सर? किसी भी काम को शुरू करना, और शुरू करने के बाद फिर उसमें धीरे धीरे हमें ये सब पता चलता है कि इसमें हमने क्या कमी रख दी, क्या इसमें हमने ज़्यादा कर दिया, क्या कम कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपने पहले ही सेशन से 100% इसको कंप्लीट किया है। दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र की, इस पूरे ज़िले की, कि ये इनिशिएटिव आपने शुरू किया है। GDIS कंप्यूटर सेंटर हमेशा से कुछ ना कुछ नया करता आया है। मैं भी पहले दिन से इस सेंटर से जुड़ा हूँ। जो बहुत योग्य शिक्षक हमारे यहाँ हैं, उन सब से आपको मिलने का मौका मिल रहा है। इतना अच्छा जो आपने काम किया है, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, पॉजिटिव सोच है। और इस प्रोग्राम के बारे में तो भाई मैं ये कहूँगा कि कॉफ़ी विद GDIS इज़ गोइंग फॉर मेकिंग ए हिस्ट्री। ये इतिहास बनेगा। इनकी शादी भी हो चुकी, चयन भी हो गया, तो हम जानना चाहते हैं कि शादी के बाद ये चयनित हो गए हैं तो इन्होंने कहाँ से इतना टाइम निकाल लिया? घर वालों की भी मतलब वो थी, उन्होंने सपोर्ट किया कि आप पढ़ो, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। मतलब सभी लोगों ने, मम्मी पापा सब ने कहा आपको केवल पढ़ाई करना है, अपना उद्देश्य पूरा करो। पढ़ाई के लिए अलग से अपने आप मैनेजमेंट करो, कम से कम 5-6 घंटा तो आप निकालने पड़ेंगे। तो अब बात आती है टाइम निकालने की। तो टाइम के लिए फिर आपको कुछ कटौती करनी पड़ेगी अपनी नींद में, समझ रहे हैं आप? विद्यार्थी जीवन में 5 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं। मैं कई सालों से 8 घंटे नहीं सोया हूँ। 5-5.5 घंटे मैक्सिमम स्कोर है मेरा भाई सोने का, ठीक है? तो आपको यदि कुछ करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा आपको। और जहाँ मौका मिले बस वहाँ आप पढ़ाई करते रहो। यदि जो महिलाएं काम करती हैं घर में, किचन में, तो अपने वहाँ आप नोट्स लगा लो, अपने मैप लगा लो, स्क्वायर्स जो भी आपको याद, आपका जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आप सब वहीं रखो। सेकेंड चीज़, आप ऑडियो का बनाएं अपने नोट्स का, और ऑडियो को, जैसे हम गाने सुनते हैं, गाने के रूप में हम उसको ऑडियो सुनते हैं अपने नोट्स के लिए। जिसको करना है वो कुछ भी कर सकता है भाई, जहाँ चाहे वहाँ राह होती है। तो स्टूडेंट्स अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य पाने के लिए कई तरीके अपना सकता है। अब अगर ये आप लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, तो माने आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बेस्ट नहीं कर रहे हो, उसके लिए टाइम निकालें उसके लिए।
अगर आप कुछ अच्छा गाना चाहें, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। एक्चुअली शिक्षा पे आए थे और गाने पे पहुंच गए। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदास दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। एक सर अंत में कोई संदेश जो विद्यार्थियों को आप देना चाहते हो? सफलता मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। इसलिए जो भी सो रहे हों वो जाग जाएं, और जब जागो तब सवेरा। इसलिए ये नहीं कि हम लेट हो गए हैं या हम पीछे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जब से स्टार्ट किया है तभी से आप उसको बिगनिंग माने, और इसको जब तक लेके जाएं जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जीवन एक ही बार मिला है हमें, इस जीवन को हमें ऐसा बनाना है कि हमें हमारे पेरेंट्स के नाम से सब जानते हैं, हमारे पेरेंट्स को लोग हमारे नाम से जाने। वो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा सबके लिए, इसलिए बहुत मेहनत कीजिए आप लोग। मेरी शुभकामना सबके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त निकाला, GDI इस परिवार का न्योता स्वीकार कर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरल स्वभाव सर का है, लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्लासेस रहती हैं। सब लोग आप लोग पढ़ते हैं। हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उस काम को हम लेंगे पूजा के रूप में, ठीक है। भगवान के सामने 2-4 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता है, कर्म ही पूजा है। और पूजा के लिए ज़रूरी होता है नारियल। वो कैसा होता है, बाहर से वो सख्त होता है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होता है। इसलिए यदि कोई कहे कि सख्त है, सख्त बिल्कुल नहीं है। केवल बस ये है, हम ये चाहते हैं कि आप भी एक लिमिटेड उसमें रहें और अपना दिनचर्या को फिक्स करके रहें। डिसिप्लिन में रहने से लाइफ बनती है।